मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। देश की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है, भारत की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है। माननीय मुख्य अतिथि हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम सब लोग माननीय मुख्य अतिथि का हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करते हैं और नारा लगा दीजिए, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नीला झंडा हाथी निशान, नीला झंडा हाथी निशान। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। माननीय आकाश आनंद संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, माननीय आकाश आनंद संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। देश की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है, देश की मजबूरी है। बहन जी जरूरी है। देश का नेता कैसा हो, बहन जी जैसा हो, देश के नेता कैसा हो। बहन जी जैसा हो। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहें। अमर रहे, अमर रहे। बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं, आकाश आनंद संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, माननीय आकाश आनंद संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। देश की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है, देश की मजबूरी है। बहन जी जरूरी है। देश का नेता कैसा हो, बहन जी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो। बहन जी जैसा हो। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहें। अमर रहे, अमर रहे, मानवर श्री कांसी राम साहब अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे, मानवर श्री कांसी राम साहब अमर रहें। अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के एकमात्र उत्तराधिकारी माननीय आकाश आनंद साहब आपके बीच में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे आप लोग जोरदार तालियां बजाकर माननीय आकाश आनंद साहब का स्वागत करें। भाई आप लोग मंच खाली कर दें, मेरा निवेदन है, निवेदन किया गया था, थोड़ा मंच खाली कर दें भाई। वो बोल थोड़ा मंच खाली कर दें, अभी बुलाया जाएगा जिन साथियों का नाम है। भाई आप लोग थोड़ा मंच खाली कर दें। सुनो, थोड़ा मंच का अनुशासन बनाए रखें। आप लोग अब मैं हमारे जो मंडल के हमारे प्रभारी हैं और जिले के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे कि आप अरे मैं अपने जिम्मेदार साथियों से मंडल के प्रभारी हमारे जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष तीनों जनपद के उनसे निवेदन करूंगा कि माननीय आकाश आनंद साहब जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनका बड़ी माला पहनाकर आप लोग स्वागत करने का कष्ट करेंगे। भाई
अन्य लोग वहां पर से हट जाएं। देखिए व्यवस्था को बनाए रखें। हम सभी लोगों से गुजारिश करेंगे, सभी लोग माला बड़ी माला पहनाकर जिन लोगों को बुलाया गया है वही लोग वहां पर रहें। सामने ज्यादा लोग भीड़ ना करें वहां पर। सभी लोग ध्यान दें भाई, जो मंच पर हमारे लोग हैं व्यवस्था को बनाए रखें। सभी लोग व्यवस्था को बनाए रहें भाई। देखिए माला पहनाने के बाद आप लोग जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। सभी लोग बहुत बहुत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी लोग अपनी जगह पे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग भाई, सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और पीछे वाले लोगों को दिखाई दे। अब मैं हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के हमारे सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित प्रत्याशी माननीय महेंद्र सिंह यादव जी से अनुरोध है कि वो माननीय आकाश आनंद साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। और माननीय जो हमारे लखीमपुर खीरी के जो हमारे सम्मानित प्रत्याशी हैं माननीय अंशय कालरा साहब, और माननीय जो हमारे धौरारा के जो हमारे प्रत्याशी हैं सम्मानित हाँ बुलाओ दे दो। हाँ माननीय धौरारा के प्रत्याशी माननीय श्याम किशोर अवस्थी जी वो भी स्वागत करने का कष्ट करेंगे। और हमारे जो सीतापुर के प्रत्याशी हैं माननीय महेंद्र सिंह यादव जी, उनके हमारे एक ब्राह्मण समाज के, यादव समाज के, मुस्लिम समाज के, तीनों समाज के हमारे प्रतिनिधिगण आए और स्वागत करने का कष्ट करें। और हमारे बीच में जो हरदोई से हमारे राजवर्धन सिंह राजू जी वो भी आए और बाबा साहब का प्रतीक चिन्ह देकर माननीय कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय जो मुकेश वर्मा जी जो हमारे पूर्व प्रत्याशी हैं वो आए और प्रतीक चिन्ह हाथी देकर माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। जो साथी स्वागत करते जा रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि आप स्वागत करने के बाद आप लोग जो पीछे हमारे जो साथी खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग बैठने का कष्ट करें। सूर्यकांत निराला जी, राजेश्वर सिंह कुशवाहा जी जिलाध्यक्ष हरदोई, पवन रस्तोगी जी, अनिल कुमार गौतम जी, सत्यपाल सिंह जी, ब्रजेश राय जी, इसका क्या नाम है हो गया सबका, ये क्या नाम है?
मुस्लिम समाज के जो हमारे प्रतिनिधि साथी हैं वो बाबा साहब का मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। जो साथी गुलदस्ता देकर माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत करना चाह रहे वो अपना क्रम से आ जाएं, और जो साथी स्वागत कर दे रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो स्थान छोड़ते जाएंगे। विनय कश्यप जी, राकेश गौतम जी माला पहनाकर स्वागत करने। करुणानंद भारती जी बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा देकर स्वागत करेंगे। राजेश सिद्धार्थ जी माननीय बहन जी की फोटो देकर। शैलेंद्र गौतम जी, मानवर कांसी राम साहब की फोटो देकर। अजीत भारती जी, माननीय हमारे BR अहरबार साहब जो मिश्रिक के प्रत्याशी हैं वो भी जयवीर गौतम जी मुकुट पहनाकर स्वागत करेंगे। राजेश कुमार और मनोज प्रधान जी, ये कहाँ है इसका लिख दिया? आप सभी जो साथी मंच पर खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग मंच को खाली कर दें। आप, ये अनुशासन की बात है, मुझे दोबारा न कहना पड़े। सभी साथियों से जो मंच पर खड़े हैं, BVF के साथी मंच को खाली कराने का काम करेंगे। जो भी साथी मंच पर खड़े हैं वो मंच को खाली करने का काम करें। आप लोग अनुशासित तरीके से रहें सभी साथी। और जो साथी स्वागत करते जा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग स्वागत करने के बाद स्थान खाली करें, जिससे दूसरे साथी भी स्वागत कर सकें। इनको हटाओ, इनको हटा दो। भाई जो स्वागत कर चुके हैं वो मंच कृपया खाली कर दे, निवेदन है हमारा, ताकि अन्य लोगों को मौका मिले। जो हमारे भाई स्वागत कर चुके हैं, नाम पढ़ दो। राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान जी, प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज। माननीय गोविंद पाल साहब, जिला महासचिव लखनऊ। नितिन कुमार, वरिष्ठ कार्यकर्ता लखनऊ। नीरज कुमार, विधानसभा प्रभारी लखीमपुर से। बलबीर सिंह गौतम जी और सत कुमार गौतम साहब गुलदस्ता देकर भेंट करेंगे। राजेश सिद्धार्थ जी मंडल प्रभारी। करुणानंद भारती जी, सनाफ ने कालीचरण भारती जी जो स्वागत कर चुके वो भाई मंच खाली कर दें, निवेदन है सभी लोगों से। गुड्डू वर्मा प्रधान इंद्रौली से भी निवेदन है। पहले से लिस्ट बनाना चाहिए। हमारे बीच में माननीय माया प्रसाद जी जो हमारी पूर्व मंत्री हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि वो भी माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय माया प्रसाद जी पूर्व मंत्री। माननीय राकेश गौतम जी मंडल कोऑर्डिनेटर। माननीय सुनील जौहरी जी। माननीय रामनाथ रावत जी। माननीय गोविंद पाल जी बड़ी माला पहनाकर जो साथी स्वागत कर रहे हैं वो हटते जाएं। नहीं मिल रहा, तुम क्यों खड़ा?
अब मैं इसी हो गया बेटा। अब मैं कमलेश कुमार भारती पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बाबा साहब का फोटो देकर स्वागत करेंगे। अब मैं माननीय आकाश आनंद साहब जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी माननीय बहन जी आप संघर्ष करो। माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो। माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय कायम रजा साहब गुलदस्ता देकर। अब मैं भाई ये आप लोग मंच खाली कर दे जो स्वागत कर चुके हैं। माननीय सत कुमार गौतम साहब भी गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। जो स्वागत कर चुके हैं वो खाली कर दे। माननीय सत कुमार गौतम साहब, कायम भाई हो गए। गुड्डू वर्मा प्रधान इंद्रौली। गुड्डू वर्मा प्रधान इंद्रौली। काली चरण भारती जी। अनिल कुमार भारती जी। अब मैं हमारे बीच में हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के सीतापुर लोकसभा के जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय प्रत्याशी माननीय महेंद्र सिंह यादव जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का 2 शब्दों में इधर आकर आए और दो शब्द कहकर इधर माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय महेंद्र सिंह यादव जी। सीतापुर की इस महर्षि दधीच की भूमि नैमिषारण्य की धरती पर आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी का हम इस विशाल जनसमूह के सामने स्वागत करते हैं। हमारे समस्त मंचासीन नेतागण, सम्मुख उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि साथी और सभी कार्यकर्ता साथी, माताओं बहनों, बड़े बुजुर्गों, आप सबको मैं अपनी ओर से प्रणाम करते हुए माननीय आकाश आनंद जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय जी, ये अपार जनसमूह आपको सुनने के लिए आया हुआ है और आपसे मार्गदर्शन लेकर सीतापुर जनपद की चारों लोकसभा सीटें जिताने का काम करेगा। और ये अपार जनसमूह इस मौसम में जो यहाँ उपस्थित हुआ है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि बदलाव का समय है और जो ये वर्तमान में देश और प्रदेश की सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को ठगने का काम कर रही है, किसानों को झूठे आश्वासन देके काम कर रही है, ये अब जनता इनके बरगलावे में नहीं आएगी। और माननीय बहन जी के नेतृत्व में सीतापुर जनपद की चारों सीटें हम लोग जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। भाई आकाश आनंद जिंदाबाद।
बहन मायावती जी जिंदाबाद। आज सीतापुर की पवित्र भूमि पर हम बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और आज पूरे भारत देश में परम पूजनीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम सर्व समाज की नेता हैं, मसीहा हैं, उनके इस पवित्र मिशन मूवमेंट के एकमात्र उत्तराधिकारी माननीय आकाश आनंद साहब आज पूरे भारत देश में परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो आज पूरे भारत देश में जो जातिवादी ताकतें हैं, जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, उनको चुनौती देने के लिए जो लोग इस बात का अफवाह फैलाते हैं कि परम पूज बाबा साहब का मिशन मूवमेंट को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज सीतापुर की धरती पर परम सम्माननीय बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, इस मिशन मूवमेंट के एकमात्र उत्तराधिकारी परम सम्माननीय माननीय आकाश आनंद साहब हमारे आपके बीच में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे जोरदार तालियां बजाकर उनका हृदय से स्वागत करते हुए हम उनसे निवेदन करेंगे कि इस विशाल जनसमूह को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय आकाश आनंद साहब। जय भीम। साथियों, मैं समझ सकता हूं कि आप 40 डिग्री में सर पे कपड़ा लटकाए इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आज यहाँ मंच पर मौजूद हमारे सभी प्रत्याशी, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आप सब ने जो आज इस लोकसभा जनसभा को, चुनावी जनसभा को सफल करने में दिन रात एक किया, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मैं अपनी बात रखने से पहले मैं सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी। सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन केंद्र वालों ने सिलाई मशीन दे दी। नहीं। साथियों, इससे पहले मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूं, मैं हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, वह पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, बहन जी ने अपना पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी
व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाकर यहाँ बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई हैं जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ सामाजिक तरक्की, सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी बहन जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पदचिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरी कोशिश करूंगा निभाने की अपनी आखिरी सांस तक। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इस बीच इन लोकसभा आम चुनावों में दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे लोगों को भटकाने का, भ्रमित करने का पूरी कोशिश करेगा। परंतु साथियों, दुश्मन आज उतना मजबूत नहीं जितना पहले था, तो वो आपके सामने आकर सामने से वार नहीं करेगा। आप लोगों के बीच में रहकर एक बहरूपिये का रूप की तौर में आप लोगों के बीच में रहकर आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। परंतु साथियों, अब समय आ गया है कि ऐसे बहरूपिये जो बहुजन समाज पार्टी के नाम पर नीला पटका पहनकर, जय भीम के नारे लगाकर, मान्यवर साहब को, बाबा साहब को अपना महान नेता मानकर, जय भीम के नारे लगाकर आप लोगों को कहते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी अब पुराने जमाने की पार्टी है, तो ऐसे लोगों को अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। साथियों, बहरूपियों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हमारी बहुजन समाज पार्टी का वोट काटकर इधर उधर विपक्षी पार्टियों को समर्थन देने की बात करे। अब समय आ गया है ऐसे लोगों को समाज में बीच में लाकर जूता मारकर उनको उनकी औकात दिखाने का। साथियों, जो भी आपको बहुजन समाज पार्टी से भटकाने की कोशिश करे, बाबा साहब के नाम पर, मान्यवर साहब के नाम पर, बहन जी के नाम पर अगर बोले कि नहीं बहुजन समाज पार्टी अब हमारी पार्टी नहीं, हमें विपक्षी पार्टियों को वोट देना होगा, तो साथियों ऐसे लोगों को अब बख्शना नहीं। बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने बर्दाश्त किया है, बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने अपने बीच में रहने दिया है, पर अब बहुजन समाज एकजुट होकर इनको समाज से खदेड़ने का काम करेगा। आप लोग इनको खदेड़कर खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, पिछले कुछ समय से विपक्षी पार्टियां खूब पैसा बहा रही है, ऐसे चमचों को फंड करती है, ऐसे छुटपुट लोगों को पैसा देकर आप लोगों के बीच में भेजकर इनको आपको गुमराह करने की कोशिश कराती है। आप जानते हैं इन मोटी मोटी बड़ी बड़ी पार्टियों को पैसा कहां से मिलता है। आप जानते हैं ये भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कहां से पैसा उठाती है। ये धरना सेठों से पैसा उठाती है। साथ ये वो पार्टियां हैं जो पिछले 6 सालों में, पिछले सिर्फ 6 सालों में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा 16,500 करोड़ रुपए ये धरना सेठों से चंदे के रूप में ले चुके हैं। साथियों, अब ये कहते तो है चंदा है, बट सुप्रीम कोर्ट जल्द ही आप लोगों के सामने वो तत्व रखेगा। आप लोग समझ जाएंगे ये धरना सेठों से फिरौती ली है इन लोगों ने और हमारे समाज का इस्तेमाल किया है। परंतु साथियों, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम के बाद एक पार्टी थी, पूरे देश में सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया, जो अपने कार्यकर्ता के तन, मन और धन की मेहनत से यहां पे मूवमेंट चला रही है। आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है। हमारी माएं बैठी हैं, मां सुन लो, तुम्हारी बहुजन समाज पार्टी, तुम्हारी बहन जी
तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है, तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है। कोई धरना सेठ की औकात नहीं कि इस पार्टी की तरफ उंगली उठाकर भी देखे, हमारे समाज की तरफ उंगली उठा के भी देखे, क्योंकि वो जानता है कि ये इस समाज की पार्टी है। साथियों, बीएसपी केवल यहाँ ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अपने बड़े बड़े धरना सेठों और पंजीपूतियों से, बड़ी बड़ी पूंजीपतियों से और धरना सेठों से पैसा नहीं लेती। बहुजन समाज पार्टी यहाँ अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के तन मन और धन से यहाँ पर उनके बलबूते पे ये मूवमेंट चलाती है। और पिछले कई सालों से, जब से बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई है, जब से स्थापित हुई है, तब से वो आपके तन मन और धन की ओर पे, धन की वजह से यहाँ पे इलेक्शन लड़ती आई है। और आने वाले भविष्य में भी आप ही की मेहनत से, आप ही के पैसे से पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन लड़ती जाएगी। तो साथियों, मैं ये मौका लेता हूँ आप लोगों का एक बार दिल से धन्यवाद करने के लिए कि आप लोग अपने दिन की दहाड़ी से निकालकर, आपके दिन की कमाई से निकालकर 10-10, 100-100 रुपया जो आप इकट्ठा करके पार्टी फंड में जमा करते हैं, उसकी बदौलत हम ये मूवमेंट चला पा रहे हैं। तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की मेहनत को हम ज़ाया नहीं जाने देंगे। आप लोगों की हकों की आवाज़ हम पार्लियामेंट तक पहुँचा कर रहेंगे और आपके लिए काम करते रहेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहन जी ने कभी भी, बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, क्योंकि बहन जी मानती हैं कि जब जब यहाँ के लोगों ने, यहाँ की आवाम ने हमें सत्ता में बिठाने का काम किया, हमने बहुत काम किया है अपने समाज के लिए। तो जब भी हम वोट मांगने जाएं, हम अपने कामों के साथ वोट मांगने जाएं। हम आने वाले 5 साल 10 साल के वादों के साथ नहीं जाएंगे। हमने जो पिछले 10-15 सालों में काम किया, हम वो लेके जाएंगे। तो साथियों, इसी आधार पर हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जब भी कोई विपक्षी पार्टी आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने, तो आप उनसे उनके पिछले 10 सालों का काम मांगे कि भाई तुम पिछले 10 साल से सत्ता में थे, पिछले 5 साल से सत्ता में थे, पिछले 2.5 साल से सत्ता में थे, तो तुमने हमारे समाज के लिए क्या काम किए, उसके आधार पे आप उनको वोट देने का काम करेंगे। इस बारी सवाल बिना किए कोई वोट नहीं जाएगा। हमारी माँ यहाँ बैठी हैं, आप अपने बच्चों को समझा दीजिएगा कि बेटा इस बारी बिना सवाल किए, बिना जवाब मांगे कोई वोट नहीं देगा। साथियों, इसी क्रम में मैं आप लोगों के बीच में कुछ मुद्दे छोड़ के जाऊंगा, कुछ सवाल छोड़ के जाऊंगा जो आप इन विपक्षी पार्टियों से पूछ सकते हैं। साथियों, पिछले 10 साल से केंद्र की सरकार में कौन सी पार्टी सत्ता में रही? कौन सी पार्टी सत्ता में रही? चोरों की पार्टी सत्ता में रही, भाजपा नहीं, चोरों की पार्टी सत्ता में रही है। तो साथियों, इन चोरों से पूछना पिछले 10 साल में तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया। साथियों, पूछना, आप इनसे जाति और धर्म के आधार पे सवाल नहीं करना। अगर हम जाति और धर्म के आधार पे कुछ सवाल कर दिए तो इलेक्शन कमीशन कल हमें बंद कर देगा, कहेगा तुम जाति और आधार के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हो। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, प्रधानमंत्री जी मुसलमान और हिंदू कर सकते हैं, तब इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाएगी, मुंह पे टेप बंध जाएगा, तब इनके हाथ में कोई ताकत नहीं होगी। पर जब साथियों, जब आपका बहुजन समाज सवाल उठाता है, तब इनको सारे कानून याद आ जाते हैं। कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब गद्दी पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री होंगी और फिर वो कानून के आधार पर यहाँ पर काम करने का पूरी कोशिश करेंगी। साथियों, तो इन चोरों से पिछले 10 साल में रिकॉर्ड मांगिएगा, जाति और धर्म के आधार पर नहीं, पर शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के आधार पर कि इन क्षेत्रों में, इन 3 क्षेत्रों में इनकी सत्ता में रहने के बाद क्या काम हुए आपके समाज के। साथियों, शिक्षा से शुरू करते,
सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे बच्चों की शिक्षा। वो कहते हैं ना, बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो, अरे दहाड़ो तो मेरे भाई, शेरनी। साथियों, बाबा साहब क्या कहते थे? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो। साथियों, ये लोग वो हैं जो हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों की शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोल दो बच्चे, तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते। वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, शिक्षा के नाम पर इनसे जब सवाल करोगे तो ये आपको डिजिटल इंडिया की बात बताएंगे कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया है। इंडिया में हर एक बच्चा आज कंप्यूटर पे है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहा है। परंतु साथियों, हकीकत ये है कि आज 65% से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर तक नहीं है। अगर सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर नहीं होगा तो कहाँ से डिजिटल इंडिया बनेगा? कहाँ से हमारा बच्चा स्कूलों में टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेगा? आप ही बताइए साथियों। अगर हमारा बच्चा प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पास होकर किसी तरह सरकारी कॉलेजेस में दाखिला ले लेता तो आप जानते हैं उसका क्या हाल होता है। अभी 10-12 दिन पहले की बात है, कुछ छात्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की यूनिवर्सिटी में, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की यूनिवर्सिटी जो है उसमें बाबा साहब की जयंती बनाने की कोशिश कर रहे थे। परंतु वहाँ के प्रोफेसर, डीन, उन लोगों ने क्या किया? बच्चे अपने बाबा साहब को पूज रहे थे तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं किया गया। लाठी मार मार कर उनको पीटा, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उनको पीटा और फिर उनके खिलाफ केस, फर्जी केस दर्ज कराकर उन्हें जेल में डाल दिया। साथियों, क्या इस स्वतंत्र भारत में, बाबा साहब के भारत में, क्या हमको उनकी जयंती बनाने का हक नहीं है क्या? अगर कोई आपसे वो हक छीने तो उसकी क्या सोच है? आप ही बताइए, कैसी सोच है उसकी अगर वो बाबा साहब की जयंती नहीं बनाने देना चाहता? मानवतावादी जो गंदी सोच है इन लोगों की, जो बाबा साहब को नहीं मानते, जो बच्चे बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं, जो उन्हें अपना भगवान मानते हैं, उनके खिलाफ हैं ये लोग। तो अगर सरकारी कॉलेजेस जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, अगर शिक्षा के जन्मदाता, शिक्षा के जो प्रतीक है हमारे, अगर उसकी ही जयंती नहीं बनाने देंगे तो ये लोग किसके साथ हैं और किसके खिलाफ, आप खुद ही समझ जाइएगा साथियों। इन्होंने जातिवादी हमारे बच्चों की शिक्षा तक में घुसा रखी है। ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे इतिहास के बारे में जाने। आप जानते हैं ना वो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? मैं सभी युवाओं से बोलता हूं साथियों, बड़े बुजुर्ग हमेशा कह के गए हैं कि अगर किसी समाज को खत्म करना है तो उसका इतिहास मिटा दो, उसको इसके इतिहास से दूर कर दो। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में बाबा साहब का इतिहास है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो आज हम जानते हैं कि हमारी ताकत, हमारी शक्ति क्या है। ये लोग आपको आपके इतिहास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दोबारा से वही गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। शिक्षा के नाम पर इन्होंने सिर्फ खिलवाड़ किया है। तो जब ये शिक्षा का मुद्दा उठाना हो
तो बताइएगा कि जब तुमने हमारे बच्चों को बाबा साहब की जयंती नहीं बनाने दी, जब तुमने बच्चों को हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया सरकारी स्कूलों में, तो किस बात का वोट बनता है तुम्हारा? आप ही बताइए साथियों, वोट बनता है क्या? इसी क्रम में साथियों, जब आप उनसे रोजगार की बात करोगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके पास है। हमारे युवा साथी झेल रहे हैं ये पेपर लीक होने का। बताइए साथियों, कौन सा महीना होता है जब पेपर लीक नहीं आता? पेपर लीक की खबरें कब नहीं आती आपको? कोई ऐसा महीना जाता है कि नहीं जाता है? बताइए, नहीं जाता ना साथियों। इन्होंने जो खिलवाड़ किया है ना आपके साथ, वो आप लोग खुद झेल रहे हैं। हर कोई महीना ये आए खबर आती रहती है कि सिर्फ फलाना सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम पेपर निकला था, वो बच्चे पढ़ने गए, पढ़ के उसको देकर आए और वो पेपर लीक हो गया। सरकार को बहाना मिल गया वो जॉब, वो जो भर्ती निकली थी वो कैंसिल करने का। मानते हैं साथियों, अगर भर्ती नहीं करनी है तो पेपर दिखा के उसको कैंसिल कर दो, लीक करा दो, कैंसिल कर दो, ताकि आपको सरकारी नौकरी ना देनी पड़े। मानते हैं सभी युवा साथी यहाँ पे? बताइए, जितने भी युवा हैं अपना हाथ उठा के बताइए कि आप मानते कि नहीं। साथियों, इनकी पिछले 10 साल सरकार रही, ना हमारे बच्चों को पढ़ने दिया, और जो बच्चे पढ़ लिख कर पेपर दे के आते हैं सरकारी भर्ती के लिए, वो भी लीक करा दिया, क्योंकि ये लोग रोजगार नहीं देना चाहते। ये चाहते नहीं कि किसी तरह आप रोजगार में आ जाएं, क्योंकि अगर आपको रोजगार मिल जाएगा तो बाबा साहब ने जो आपके लिए आरक्षण तय किया है वो भी आपको मिल जाएगा। तो जब आपको नौकरी नहीं देनी पड़ेगी तो आपको आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। ये साथियों सोची समझी साजिश है इन लोगों की कि आपको आपकी पढ़ाई से, आपके इतिहास से, आपके आरक्षण से आपको दूर करना चाहते हैं। अब बताओ, अगर कोई सरकार, कोई पार्टी आपको आपके हकों से दूर रखे, आपको आपके इतिहास से दूर रखे, तो वो पार्टी को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप ही बताइए? चोर, चोर कहेंगे आप ऐसी पार्टी को। साथियों, भारत की जनता ने इन्हें वोट डाला है, कोई विश्वास करके ही वोट डाला होगा। तो जो विश्वासघात करे उसे क्या कहते हैं? गद्दार कहते हैं, गद्दार। ये पार्टी गद्दार है, ये आपकी गुनहगार है। साथियों, इनका समय पूरा हो गया है। साथियों, ऐसा नहीं है कि ये सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती। आप जानते हैं कि सेंटर में 30 लाख से पद खाली पड़े हैं, 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। चाहे तो ये कल आपको रोजगार दे चाहे तो आपको कल रोजगार दे दे, परंतु इनकी नीयत नहीं है, इनकी इच्छा नहीं है कि आप कभी रोजगार में आ जाओ। तो साथियों, ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का। ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। साथियों, कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बुलडोजर की सरकार कहकर बदनाम कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जो सरकार अपने गरीबों का घर उजाड़े, जो सरकार उनसे उनका घर छीन ले, तो वो क्या बुलडोजर की सरकार नहीं है? आप ही बता दीजिए, बुलडोजर की सरकार है कि नहीं? आप ही बता दीजिए। साथियों, ये बुलडोजर की सरकार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, वो बुलडोजर की सरकार नहीं है। तुम्हें आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रगति हो रही है, कितना व्यापार बढ़ रहा है। तो साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर कहेंगे आंखें खोल के देखो, तो हमने कोशिश करी, ढूंढा कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। घर उजाड़ना तो एक कहानी थी, दूसरी ओर क्या चल रहा है, हमने वो भी पढ़ने की और समझने की कोशिश करी। तो साथियों, पाया कि यूपी आज
पूरे देश में नंबर 1 बन चुका है। उद्योग में नहीं, अपनी बहन बेटियों पे अत्याचार करने के लिए देश में नंबर 1 बन चुका है। लालच है ऐसी सरकार को जो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाती। साथियों, उससे भी डरावना सच सामने आया। यूपी में 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और यह देश में नंबर सबसे ज्यादा है। देश में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार के केसेस बच्चों के यहाँ उत्तर प्रदेश में आते हैं। ऐसी सरकार जो अपने बच्चों को भूखा रख ले, वो बर्दाश्त कर ले, क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का हक है? नहीं है ना, बिल्कुल। परंतु साथियों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आंखें खोल बेटा, आंखें खोल और देख यूपी में क्या प्रगति हो रही है। तो हमने फिर देखा कि भाई कुछ रह गया हो, तो पता चला नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में 16,500 से ज्यादा किडनैपिंग के केस दर्ज किए गए। अब आप ही बताइए, जहां पे बच्चे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे रह रहे हैं, जहां पे किडनैपिंग बढ़ती जा रही है, तो ये बुलडोजर की सरकार तो नहीं है साथियों। मैं मानता हूं कि ये बुलडोजर की सरकार नहीं है साथियों। जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है साथियों। जो सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहाँ होता है? जहाँ बच्चे भूखे रहें, जहाँ बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहाँ युवा बेरोजगार हो, जहाँ जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है साथियों। इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था, या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत के संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज ऐसा होगा जो देश को आगे तरक्की की ओर लेके जाएगा। साथियों, अगर आपने गलती से भी इनको सत्ता में आने दिया तो अगले 5 साल बाद ये बोलेंगे कि भाई हमने सबके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है, अब सब कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, तो क्या वो भी रोजगार है? वो भी रोजगार है। आप ही बताइए साथियों। साथियों, जब आप लोग भूखे हो, जब आप लोगों पे अत्याचार हो रहा है, तो आपका ध्यान भटकाने के लिए क्या करता है ये सरकार? क्या करती है ये भाजपा की सरकार? आपको बोलती है कि हम मुफ्त में राशन देंगे, कहते हैं बड़ा चौड़ से
कि 140 करोड़ की आवाम में से 80 करोड़ जनता को इन्होंने मुफ्त में राशन दिया। अब आप ही बताइए, क्या राशन मुफ्त में लेने के लिए भारत की जनता ने इन्हें सत्ता में बिठाया था? आप ही बताइए। मेरी माँ यहाँ बैठी हैं, माँ बताओ, तुम्हारे बच्चे को मुफ्त में राशन देने के लिए सत्ता में बिठाया था? नहीं ना। परंतु इसकी कीमत अब बहुत महंगी हो गई। आप लोग जानते हैं कि 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन दे रहे हैं, हमारे जो फॉर्मल सेक्टर में लोग मेहनत करके टैक्स जमा करते हैं, आप जो दूध खरीदते हो, जिसपे आप जीएसटी जमा करते हो, उससे ये पैसा आता है। आप पता है आप कितनी कीमत चुकाते हो इस मुफ्त राशन की? साथियों, आप सालाना 2 लाख करोड़ की कीमत चुकाते हो अपने पैसे से। आपके मेहनत के कमाए के 2 लाख करोड़ रुपया ये जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करती है। एक तरफ बोलती है मोदी जी का नमक खाया है वोट दो, एक तरफ बोलती है मोदी जी का नमक खाया है वोट दो। अरे भाई, जिससे तुम राशन खरीद रहे हो, जिस पैसे से तुम राशन खरीद के जनता को दे रहे हो, वो भी तो जनता का ही पैसा है। साथियों, ये लोग ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। परंतु साथियों, उन्होंने चूना भी लगाया इसी तौर। आपको वो दिखाया 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि ये लीजिए राशन लीजिए मुफ्त में और मोदी जी को वोट दीजिए। परंतु साथियों, आप जानते हो आपके युवा, आपके बच्चे क्या कीमत चुका रहे हैं इसकी? आप क्या कीमत चुका रहे हो उसकी? आपको साल का 6 से 12 हज़ार रुपये से ज़्यादा का राशन नहीं देते। बिल्कुल माँ, हमारी माँ यहाँ सफ़ेद साड़ी में बैठी। माँ, आपको 12,000 से ज़्यादा रुपये का राशन तो नहीं मिला होगा? नहीं। परंतु अगर आपके घर में एक बच्चे को क्लास 4 की सरकारी नौकरी भी मिल जाती तो वो महीने का आपको पता है कितना कमाता? वो महीने का 25 से 30 हज़ार रुपया कमाता, साल का 2.5 से 3 लाख रुपया कमाता। आपको 12,000 रुपये का राशन थमाकर आपके बच्चे से 3 लाख रुपए छीनने का काम किया है इस सरकार ने। 3 लाख रुपए छीनने का काम किया है। साथियों, ये लोग बहुत समझदार हैं, ये ऐसा चूना लगाते हैं पता ही नहीं चलता। परंतु हमारा आज पढ़ा लिखा युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, समझता है कि ये मुफ्त के राशन के देने के चक्कर में हमें कितना बड़ा धोखा, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। परंतु छोड़िए, एक बारी को ये भी माफ है। माफ वो नहीं होगा जो ये कर्जा हमसे बिना पूछे हमारे बच्चों पे लाद देते हैं। साथियों, जब 2014 में ये लोग सत्ता में आए थे तो भारत सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 2024 में वो कर्जा 152 लाख करोड़ पहुंच चुका है। आप जानते हैं साल का सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपया हम ब्याज चुकाते हैं उस कर्जे का। आप जानते हैं भारत में जो बच्चा पैदा होता है, आज हर एक बच्चा 3.5 लाख के कर्जे के साथ पैदा होता है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को भी इन्होंने कर्जे में डुबा दिया। ऐसी सरकार को क्या हक है सत्ता में बैठने का? बताइए साथियों। कोई बात नहीं, अगर आप ये लोग मानते हैं कि इनको सत्ता में बैठने का हक नहीं, तो अब और बर्दाश्त मत कीजिएगा। अब वोट डालकर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा। आप लोगों से ये मेरी पुरजोर अपील है। साथियों, मैंने भाजपा पे बहुत समय खर्च किया, अब और खर्चूंगा तो उम्र घट जाएगी और आपका भी कीमती समय खराब हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को और भी विपक्षियों से सावधान कर दूं। साथियों, समाजवादी पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी। परंतु साथियों, आपसे एक दरख्वास्त है, आप एक बार अपने मुसलमान भाई और बहनों से पूछिएगा कि उन्होंने जब इनको एक तरफा वोट डाला पिछले विधानसभा आम चुनाव में, तो इनको जिताकर इन्होंने 100 से ज्यादा सीटें दिलवाई विधानसभा में। परंतु 100 से ज्यादा विधायक होने के बावजूद पिछले 2.5 सालों में जब जब हमारे मुसलमान भाइयों पर, बहनों पर अत्याचार हुआ, तो इनमें से कोई भी एक विधायक उठकर क्या अपने समाज के लिए खड़ा हुआ, उसके लिए हकों के लिए लड़ा कि नहीं लड़ा, आप बखूबी जानते हैं। साथियों, जो पार्टी
अपने समाज के लिए नहीं लड़ सकती, क्या उस पार्टी को सत्ता में रहने का हक है? क्या उसको आपके वोट का हक है? नहीं ना। तो अगली बारी जब साइकिल पे बैठ के आए तो वो साइकिल का पहिया घुमाकर भाई साहब को जिस ओर से आए थे उसी ओर में वापस भेज देना और बता देना कि ये अब तुम्हारा घर नहीं, ये भातियों का घर है, ये बहुजन समाज का घर है, यहाँ पे तुम्हारी जरूरत नहीं। साथियों, ये अपने समाज के लिए तो आवाज नहीं उठा सकते, परंतु जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था तो तब इनके सारे विधायक दौड़ कर गए थे और उस बिल को फाड़ने का काम कर रहे थे, उसके खिलाफ वोट करने का काम कर रहे थे। साथियों, इन्होंने आपसे आपका वोट लिया और आप ही के खिलाफ जाकर संसद में आपके खिलाफ काम करने का काम किया। साथियों, परंतु कोई पार्टी किसी समाज की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। आप समाजवादी पार्टी के परिवार को छोड़कर कोई भी एक आज इस बारी टिकट का जिस तरीके से इन्होंने टिकट बांटा है, आप बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के घर के अलावा किसी एक यादव को इन्होंने वोट दिया हो, इन्होंने अपने समाज से किसी को भी सीट दी हो, टिकट दी हो जो वो लड़के पार्लियामेंट में जाने का काम कर सके। साथियों, अगर आप इनका टिकट सिलेक्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो समाजवादी पार्टी है, इनके अखिलेश यादव जी के परिवार से ही सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। परंतु मुझे समझ नहीं आता, क्या यादव समाज में और लोग नहीं हैं, और काबिल लोग नहीं हैं जो पार्लियामेंट में जाकर उनकी हकों की बात उठा सके? आप बता दीजिए, आपको मंच पे दिख रहे हैं वो काबिल लोग कि नहीं दिख रहे? आप बता दीजिए साथियों, दिख रहे हैं ना? यादव समाज से भी दिख रहे हैं ना लोग? देखियो साथियों, अगर अखिलेश यादव जी समझते हैं कि वो यादव समाज पर राज करते हैं तो इस बारी यहाँ पर हमारे महेंद्र सिंह यादव जी को जिताकर बता दीजिएगा उनको कि यादव समाज उनकी जागीर नहीं है। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि हमने तो सुना है कि वो बेचारे अभी एक सीट पर 4 पर्चे भरवा रहे हैं। बेचारे घबराए हुए हैं कि किसको सीट दें, किसको टिकट दें, क्योंकि उनसे समझा नहीं जा रहा, उनसे अपनी पार्टी संभाली नहीं जा रही। तो साथियों, जो अपनी पार्टी नहीं संभाल सकता, क्या वो आपके लिए हकों के लिए लड़ सकता है? क्या वो प्रदेश संभाल सकता है? क्या वो देश संभाल सकता है? आप ही बताइए साथियों। तो अब साइकिल का पत्ता काट दिया, भाजपा का पत्ता काट दिया, रहा आपका हाथ जो आप लोगों के बीच में आके वोट मांगेगा। साथियों, कांग्रेस पार्टी भी आप लोगों के बीच में आएगी। वो पिछले कुछ महीनों से भारत जोड़ने में लगी है। 60 सालों में उनसे भारत जुड़ा नहीं, परंतु अब जब उनका अस्तित्व खतरे में है तो उन्हें लगता है कि भारत जोड़ना पड़ेगा, हमारे SC ST OBC समाज को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। परंतु अब बता दीजिएगा कि भाई, जब 60 साल से हम तुम्हें नहीं दिखे तो अब जब तुम्हारे पूरा अस्तित्व खतरे में आ गया है तो अब तुम्हें हमारी याद आ रही है। बताइए साथियों, जो बुरे समय में याद करे, जो अच्छे समय में भूल जाए, क्या ऐसा कोई साथी होता है या ऐसा कोई दुश्मन होता है? आप ही बताइए। ऐसे को दुश्मन कहेंगे कि साथी? आप ही बताइए। दुश्मन कोई बात नहीं, अभी हल्के से बोल रहे हो क्योंकि उसका वजूद नहीं है, मैं समझता हूँ, ना उसका आधार है इधर। खामखा उसके बारे में बोलकर उसकी खामखा प्रमोशन कर दी। अब कांग्रेस पार्टी से भी बोलना पड़ेगा कि भाई, जनता को माफ करो, जाने दो यहाँ से, माफ करो। साथियों, जो सरकार, जो पार्टियां पिछले 10 सालों से आपके खिलाफ चलकर काम कर रही हैं,
अब आपने ये तो मान लिया कि उनके लिए वोट नहीं डालना है, बट जिस पार्टी ने अब सत्ता में रहकर आप लोगों के लिए दिन रात एक कर काम करने का काम किया, जिस नेता ने अपना पूरा परिवार त्याग दिया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी आपके हकों के लिए, अब आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप उनके कामों में बारे में जानें और समाज में जाकर उनके कामों के बारे में बताएं, ताकि आपके साथ साथ पूरा समाज इस बार इस लोकसभा चुनाव में हाथी के सामने वाला बटन दबाकर उनको प्रधानमंत्री बनाने की पूरी कोशिश करे। साथियों, मैं बहन जी के भी कुछ कार्य आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा, क्योंकि हम मैनिफेस्टो नहीं जारी करते, हम अपने कामों के आधार पर वोट मांगते हैं। तो मैं जो बहन जी की सरकार में बहुजन समाज पार्टी ने सरकार चलाई, उनके कामों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बहन जी ने यहाँ पर 3.25 लाख से ज़्यादा बच्चियों को पैदा होने पर 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। साथियों, बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, पहली बार देश में एक गरीब के घर में एक लखपति बेटी पैदा हुई थी, बहन जी ने वो काम करके दिखाया। साथियों, इसी क्रम में आदरणीय बहन जी ने सावित्रीबाई बालिका आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, क्योंकि बहन जी मानती हैं कि शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना खान पान है। साथियों, बहन जी ने सभी बच्चियों को पूरे प्रदेश में 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में प्राप्त कराने के लिए अपना जनता के लिए 650 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च की थी। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने हमारे सभी SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के परिवारों को खुद का घर देने का काम किया था महामाया आवास योजना के तहत। आपको जानकर हैरानी होगी साथियों, 3.5 लाख से ज़्यादा परिवारों को यहाँ पर अपना खुद का घर मिला। इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने सरकारी कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स में पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। इतना ही नहीं, हमारे सभी पिछड़े समाज के साथियों के लिए सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में भी 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। साथियों, इसके अलावा बसपा की सरकार में कृषि एवं संबंधित कार्यों में जो मिनिमम वेजेस हैं उनको 55 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन बहन जी की सरकार में किया गया था। और इसके साथ साथ बहन जी ने क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी पिछड़े समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया था। साथियों, यही नहीं, बहन जी ने अपनी सरकार के दौरान 90,000 से ज़्यादा अधिक सरकारी शिक्षकों को सरकारी स्कूल में नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती करी और 6 लाख से अधिक हमारे सभी अपर कास्ट समाज के गरीब भाई और बहनों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, ये बहन जी का गवर्नेंस मॉडल है, जो शिक्षा पे, जो रोजगार पे, जो सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर पे और जो सर्व समाज में से गरीब लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, मदद करने के लिए काम करता है। ये है बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो साथियों, एक मुद्दा है जो मुझसे छूट गया। साथियों, बहन जी के दौरान, बहन जी के शासनकाल के दौरान आप जानते हैं ना कि गन्ना खरीदी के दाम दुगने कर दिए गए थे। यहाँ पे जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं वो जानते हैं कि उनके लिए जो तरक्की के साल थे वो 7 से 12 के साल थे। परंतु साथियों, पिछले 1 साल में हमारे 400 से ज़्यादा किसान भाइयों ने आत्महत्या, खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो अपना कर्जा नहीं चुका सके, क्योंकि वो अपने खेतों में इतनी फसल ना कर पाए कि वो अपना कर्जा चुकाते।
साथियों, किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी और बेहद अत्याचार की ओर से गुजर रहा है। जरा साथियों, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, अपने सभी किसान भाई और बहनों को समझाइएगा कि अगर तुम्हें दोबारा से तरक्की करनी है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर बहन जी को जिताने का काम करें। और इससे पहले मैं अपने सभी प्रत्याशियों के लिए आप लोगों से वोट की अपील करूं, मैं एक बार हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ताओं से, हमारे सभी पदाधिकारियों से दरख्वास्त करूंगा कि साथियों, ये समय आपस में झगड़ने का नहीं। अगर आपस में कोई मनमुटाव है भी, अगर कोई गलतफहमी है भी, अगर कोई नाराजगी है भी, तो उसको इस समय अलग साइड कर एक तरफ कर बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करें, बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। परिवार में झगड़े होते हैं, परिवार में झगड़े होते रहते हैं, उससे नाराज होकर रूठ कर घर छोड़ के नहीं जाते, घर में ही वो झगड़े सुलटाए जाते हैं। तो मैं अपने सभी साथियों, सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों से दरख्वास्त करूंगा कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें और इस समय बहन जी को जिताने का काम करें, समाज को जोड़ने का काम करें और यहाँ पर हमारे प्रत्याशियों को लोकसभा में भेजने का काम करें। साथियों, इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों से और खासकर बहन जी की ओर से ये आप लोगों से विशेष अपील करता हूं कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पे सावधान रहें। आप लोगों का वोट बहुत कीमती है, आप लोगों का वोट कोई खरीद ना पाए, आप लोगों का वोट कोई लूट ना पाए, आप लोगों का वोट कोई किसी तरह छीन ना पाए, आप लोग किसी के बात और बहकावे में ना आए। आप लोग यहाँ पर अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी हाथी के सामने वाला बटन दबाकर बहन जी को जिताने का काम करें। यहाँ पर हमारे सभी प्रत्याशियों को लोकसभा भेजने का काम करें। आप लोगों से ये पुरजोर अपील है। साथियों, हमारे प्रत्याशी भीमराव अंबेडकर जी जो हरदोई से लड़ रहे हैं, आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप इनको भारी वोटों से जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करें। साथियों, श्याम केसर अवस्थी जी जो यहाँ पर हमारे प्रत्याशी हैं, आप इनको भी भरपूर वोटों से जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करें। साथियों, महेंद्र सिंह यादव जी जो हमारे यहाँ सीतापुर से लड़ रहे हैं, आप उनको भी भरपूर वोट से जिताकर यहाँ पर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। हमारे BR अहिरवार जी, आप उनको भी भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। साथ ही साथ हमारे अंशे कार्ला जी, आप उनको भी भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। और साथ ही राजेश जी, मनोज प्रधान जी, आप उनको भी भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। आप लोगों से पुरजोर अपील है, आप लोग हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताकर लोकसभा में भेजें ताकि हमारे सभी प्रत्याशी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें और प्रधानमंत्री बनकर बहन जी आप लोगों के हकों के लिए दिन रात मेहनत करें और आप लोगों को आपके पैरों पर खड़ा होकर सके। आप लोगों से यही अपील करते हुए एक बार दोबारा आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी देर तक हमें सुनते रहे, आपने इतनी गर्मी में अपना कीमती समय निकाला। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय भीम।